हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग बात राष्ट्रवाद की करते हैं कि राष्ट्रवाद दरअसल है क्या। तो राष्ट्रवाद एक भावना है। राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के अंदर जागृत होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। और यह भावना एक एकता का वाहन करती है, ठीक है ना, कि सभी लोग एक हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण सबसे पहले यूरोप में हुआ था। यूरोप के पुनर्जागरण के समय में हुआ था। और यह यूरोप में पुनर्जागरण का समय कब था? 1789 ईस्वी में था। और इसी समय फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुई 19वीं शताब्दी के उत्पन्न तक आक्रामक रूप से सामने आई थी। यूरोप में भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था जिस समय फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। और उसी के पश्चात नेपोलियन के आक्रमण भी शुरू हो गए थे और उनके महत्वपूर्ण योगदान भी इसमें दिए थे। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक अभिजात वर्ग परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया गया था। अभिजात वर्ग एक मतलब छोटे वर्ग के लोगों को इसमें रखा जा सकता है, ठीक है ना, कि इन लोगों को क्या किया गया था। जब फ्रांस में क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई थी, उस समय उस क्रांति में क्या किया गया था कि जो लोग छोटे वर्ग के लोग थे, जो अभिजाती वर्ग के लोग थे, उनको परिवेश से बाहर करके उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया गया था। उनका कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नौ युग का संदेश पहुंचा दिया गया। तभी उसी समय यूरोप में नेपोलियन का पिक्चर आप लोग देख रहे हैं कि इसने क्या किया था कि इन्होंने नए युग का शुभारंभ किया। कहा कि नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब आंदोलन करेंगे और अपने सब लोग एकजुट होकर के, सब एक साथ होकर के हम अपने अधिकारों को मांगेंगे। और नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे क्या किया कि उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो पूछा जाता है इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किसके समय में हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए नेपोलियन, ठीक है। क्या होगा? नेपोलियन। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुसत्ता और आधिपत्य के विरुद्ध में देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ भी जगा था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना जगी थी, लोगों की जो सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया गया था, ठीक है ना, वहाँ के राजा के द्वारा। तो वहाँ के लोगों के अंदर जो भावना थी, वह अब उनकी भावना पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा जटिल और सुदृढ़ हो गई थी, ठीक है ना। वे लोग अब क्या कर रहे थे, उन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना अब जगने लगी थी। और इसी कारण से यहाँ नेपोलियन के पतन के बाद, लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारा प्रयास किया, एक समय आया कि नेपोलियन का भी पतन हो गया। उसके बाद यूरोप में विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर एकत्रित हुई। अब ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना, वहाँ पर यूरोप के जो और सारे जो देशों की जो शक्तियाँ थी, वहाँ पर फिर से वे लोग एकत्रित हुई। और वे लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना जग रही है उसको जगने दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जगने के बाद से वहाँ पर शासन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था। उनका एक ही उद्देश्य था कि पहले की जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने इसे क्या कर दिया था? अस्त व्यस्त कर दिया था। उनकी जो मानसा थी, उनकी मानसा पर पानी फेर दिया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है वियना सम्मेलन से कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन आपका 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसका एक ही उद्देश्य था, विश्व में शांति कायम करना। तो पूछा जाता है वियना सम्मेलन क्यों हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था विश्व में शांति कायम करने के लिए। अब यहाँ सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, उसकी मेजबानी कौन कर रहा था? यहाँ पर मेजबानी का मतलब है उसका नेतृत्व। मेजबानी का क्या मतलब है? इसका होता है नेतृत्व। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेतृत्व। यानी कि जो 1815 में जो वियना सम्मेलन हो रहा था, एक सम्मेलन हो रहा था, लोगों की गोष्ठी हो रही थी, लोग जहाँ एकत्रित हो रहे थे,
उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व कर रहा था मेटरनिख कर रहा था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह इस सम्मेलन में ब्रिटेन, इस सम्मेलन में बहुत सारे देश को ले आए हुए थे। पूछता है कि वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हुए थे, जैसे कि इसमें ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से शांति संतुलन स्थापित करना था। पूछा जाता है कि यूरोप में कौन कौन से देश आपको आते हैं यूरोप के अंदर? तो यूरोप के अंदर आते हैं ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ये सारे कौन से देश हैं? ये सारे यूरोपीय शक्तियां हैं, यानी कि यूरोप के देश हैं। आपको याद रखना होगा कि यूरोपीय देश का नाम पूछा गया, कौन सा है इसमें यूरोपीय कंट्री नहीं है, कौन सा यूरोपीय देश नहीं है, तो आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ऑप्शन से छांटने होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। और यह सम्मेलन क्यों हुआ था? यह सम्मेलन इसलिए हुआ था कि यहाँ विश्व में शांति कायम किया जा सके। नेपोलियन के युद्धों ने इसे क्या कर लिया था? समाप्त कर दिया था। गणतंत्र प्रजातंत्र, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, और जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसी समय प्रजातंत्र की शुरुआत हुई थी। अभी हम लोग के यहाँ क्या है? अभी हम लोग के यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था है, लोगों का शासन व्यवस्था है। इसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था को स्थापना करना मेटरनिख की मुख्य उद्देश्य था। पूछा जाता है मेटरनिख की का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेटरनिख नहीं चाहता था कि यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना हो सके, लोकतंत्र की स्थापना हो सके, जहाँ लोगों का शासन हो सके। ठीक है ना, यह मेटरनिख नहीं चाहता था। मेटरनिख चाहता था कि आगे पहले की जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को वहाँ पर कायम किया जा सके। वियना सम्मेलन के मध्य में यूरोप नेपोलियन का युग का अंत, वियना जो सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन जो हुआ था कब? 1815 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश जैसे कि ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया शामिल हुए थे। इसने यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इसमें यूरोप में इससे क्या हुआ कि मेटरनिख युग की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने कई राज्यों में उसे विभाजित कर दिया। मेटरनिख यहाँ पर मेटरनिख क्या हुआ कि उसके बाद जब वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, वहाँ पर मेटरनिख को क्या, मेटरनिख के हाथों में उसकी बागडोर चली गई। लेकिन मेटरनिख क्या चाहता था कि अभी तो लोकतंत्र है और किसी तरह से यहाँ की जो लोकतंत्र है उसको खत्म किया जाए और पहले की जो व्यवस्था थी, ठीक है ना, उसको लागू किया जाए 1815 के वियना सम्मेलन के बाद। इस कारण से उसने क्या किया कि पूरे प्रदेश को छोटे छोटे कई राज्यों में उसको विभाजित कर दिया था। जैसे सिसिली, नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया और वहां पर छोटे छोटे राजा को बना दिया, छोटे छोटे राजा को वहां उसे दे दिया। वह इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर फिर से राजतंत्र या सैन्य शासन व्यवस्था को चालू किया जा सके, लोकतंत्र को यहाँ से किसी तरह से अभी हटाया जा सके। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए। रोम तथा उसके आसपास के जो राज्य थे उसको किसे दे दिया? उसको उसने पोप को दे दिया था। लॉम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुसत्ता कायम हुई, जिस पर परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत पर हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए तथा जनेवा और सर्डिनिया पिगमाउंट के राज्य उसमें सम्मिलित कर दिया गया। सम्मिलित का मतलब होगा कि उसमें उसे मिला दिया गया। अब जो पूरा प्रदेश था उस प्रदेश को इसने मेटरनिख ने क्या किया? बांटना शुरू किया। कभी वो कुछ क्षेत्र को पोप को दे रहा था, तो कभी और उसके जो क्षेत्र थे उसको कई भागों में उसने विभाजित करना। जैसे सिसिल्स और नेपल्स के जो प्रदेश थे उसको उसने क्या कर दिया था? उसने बुर्बो वंश के सम्राट को, यहाँ बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। ठीक है ना, ये चाहता था कि जो यह प्रदेश था, ठीक है ना, उस प्रदेश को क्या करे? वो छोटे छोटे पार्ट में बांट दे और यहाँ पर जो लोकतंत्र की जो पुनर्स्थापना हुई थी, ठीक है ना, यहाँ पर प्रजातंत्र की जो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की जो व्यवस्था हुई थी, यह गणतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था को क्या करे? गणतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था को यहाँ से समाप्त कर दे। इसका एक ही उद्देश्य था। जर्मनी में कह रहा है कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत न हो। अब क्या हुआ कि उसी समय जो जर्मनी था उसको, जर्मनी में
जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। 39 रियासतों का संघ मतलब यह 39 रियासत मिलकर के जर्मनी उसमें था। अब इस संघ कायम था, सभी लोग संघ के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार, प्रत्यक्ष सामने से नहीं मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया कि किसी तरह से इस पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल इस पर बना रहे। किस पर? जर्मनी पर, जो जर्मनी 39 रियासतों में बांटा हुआ, छोटे छोटे प्रदेशों में बांटा हुआ था। हर संभव प्रयास किया गया कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना न जगे, देश प्रेम की भावना न जगे, क्योंकि देश प्रेम की जब भावना जग जाएगी तो सभी लोग एकजुट हो जाएंगे और प्रजातंत्र यहाँ पर चालू हो जाएगा। यहाँ जो छोटे छोटे रियासत बटे हुए हैं, ठीक है ना, ये रियासत फिर से वहां पर लोकतंत्र आ जाएगी। मेटरनिक ने, जो मेटरनिक कौन है? यह वही मेटरनिक है जो चाहता था कि यहाँ पर कभी भी लोकतंत्र न हो। मेटरनिक ने भी पुरातन व्यवस्था की स्थापना की, पुराने व्यवस्था को यहाँ पर भी स्थापित कर दिया। और इस तरह वियना सम्मेलन की प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसने तो पुनर्स्थापना कर दी, लेकिन इस तरह वियना सम्मेलन की प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। ठीक है ना, और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ? प्रसार होने लगा। अब यहाँ समय लगते देर नहीं लगी कि फिर से यहाँ पर यूरोप में जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई, देश प्रेम की भावना जागृत हो गई, राष्ट्र की भावना जागृत हो गई, एकता की भावना जागृत अब होने लगी, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश, यूरोप के जितने भी उसमें देश थे सभी देश इससे प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति की पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। ठीक है ना, क्रांति के जो उसमें क्रांति होने वाली थी उसके समय की जो पहले की जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने के लिए, क्रांति के पूर्व जो पहले की जो व्यवस्था थी उसे फिर से स्थापित करने के लिए क्या किया गया? लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। कहाँ का राजा बना दिया गया? फ्रांस का राजा बना दिया गया लुई 18वें को। अब जब यहाँ राजा बना उसी समय यहाँ वह क्या कर रहा, परिस्थितियां उसमें बदल रही थी और फ्रांस की जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया गया। यहाँ की जो राजा थे लुई 18वां, इन्होंने समझा कि अब यहाँ की जनता तो अब पहले की जो नियम कानून थे, शक्ति थे, उसको हम वैसे लागू नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे रियायत या छूट दिए जाने लगे। कुछ पहले की जो व्यवस्था थी उसको थोपने का प्रयास नहीं किया गया। सुधारवादी शक्तियां उस समय मध्यम सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना अब जग रही थी, जिस कारण से यहाँ पर सामंजस्य स्थापित करने का अब प्रयास किया जाने लगा। इसी का एक ही उद्देश्य था, जो 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक एक घोषणा पत्र आता है। ठीक है, एक संविधान आता है जिसमें कहा गया कि 1848 तक फ्रांस में जो भी चीज चलते रहे उसे चार्ल्स 10वें के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1800 क्रांति के रूप में सामने आया। उसने जो भी परिवर्तन किए थे उस परिवर्तन को क्या किया? सभी के सामने ये घोषणा पत्र जाहिर कर दिए, उन्होंने घोषणा जाहिर कर दी। लेकिन इसका परिणाम 1814 में 2 जून 1814 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट ने क्या किया था? घोषणा पत्र जारी किया था। लेकिन 1830 ईस्वी में 15 वर्षों के बाद यहाँ पर फिर से क्रांति के रूप में यह सामने आपका आ गया था। अब इसके बाद से कुछ 1830 के बाद क्रांति यहाँ पर शुरू हो गए थे। क्रांति क्यों शुरू हो रहे थे आपको समझ में आ रहा होगा कि जुलाई 1830 की क्रांति जो पेरिस फ्रांस के परिवेश में हुआ था, पेरिस में हुआ था। यह चार्ल्स 10वां एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था और उसी के समय में फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता यानी जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया गया था, कि फ्रांस में जो लोगों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना जो जग रही थी, उसको चार्ल्स 10वें के निरंकुश जो शासक था, ठीक है ना, उसको दबाने का प्रयास किया था। उसने अपने शासन व्यवस्था में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में
गतिरोध उत्पन्न किए थे। यहाँ के संवैधानिक जो लोकतंत्र था उसको रोकने का प्रयास किया और यहाँ पर राजतंत्र को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया था। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक पूर्व में ही लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया था। ठीक है ना। ये इसके बारे में पोलिगनेक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये किस तरह का यहाँ पर प्रधानमंत्री था। यह प्रधानमंत्री इसने नागरिक संहिता लागू किया था लुई 18वें के समय में। ठीक है ना। नागरिक संहिता लागू किया था और इसमें अभिजात एवं शक्तिशाली वर्ग की स्थापना कर तथा उसे विशेष अधिकार दिए गए थे। एक वर्ग की स्थापना किया गया था और उसको विशेष अधिकार देने का प्रयास किया गया था। ठीक है ना। और इस कारण से उसके कदम उदारवादियों ने चुनौती के रूप में क्रांतिकारी के विरुद्ध षड्यंत्र को समझा था और जो वहाँ के जो क्रांतिकारी जो उदारवादी लोग थे उन्होंने चुनौती के रूप में इसे स्वीकार किया और यहाँ से क्रांतिकारी षड्यंत्र के रूप में इसे समझा कि यहाँ पर अब क्रांतिकारी षड्यंत्र होने लगे हैं। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट होने लगा था और चार्ल्स 10वें के विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश 25 जुलाई 1830 ईस्वी को उसके 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया गया था। इसने एक नए अध्यादेश जारी किए थे। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया था, जिस कारण से वह अध्यादेश के कारण से लोगों के अंदर यानी कि जो विरोध था, पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। जो पेरिस के जो लोग थे उनके अंदर क्रांति की लहर दौड़ गई और वे सभी लोग फ्रांस 1830 ईस्वी में फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया और इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10वें की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड भागना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था और फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन का अंत हो गया था। तो पूछा जाता है कि फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन का अंत कब हुआ था। तो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन का अंत 1830 की क्रांति के समय में हुई थी और 1830 की क्रांति के समय में यहाँ पर चार्ल्स 10वें का शासन था। किसका शासन था? चार्ल्स 10वें का शासन था और उसने अपना एक प्रधानमंत्री पोलिगनेक को स्थापित किया था, बनाया था। पोलिगनेक को बनाया था जो एक प्रतिक्रियावादी शासक था और लोगों के जो अंदर जो देशभक्ति की भावना थी या राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको दबाने का उसने प्रयास किया था और इस कारण से लोगों के अंदर की जो भावना थी यह अब क्रांति के रूप में बदल गई और लोगों ने वहां पर क्रांति करना शुरू कर दिया था। क्योंकि इसने क्या किया था, लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। किसने? पोलिगनेक ने 4 अध्यादेश जारी किए थे और इस अध्यादेश को वहां की जनता ने मानने से इनकार कर दिया था और जिस कारण से 28 जून 1830 ईस्वी को वहां पर गृह युद्ध आरंभ हो गया था। सभी लोगों ने रोड पर उतरना प्रारंभ कर दिया था और इसका अंततः यह हुआ कि चार्ल्स 10वें को गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागना पड़ा था और वहां से बुर्बो वंश का समाप्ति हो गई थी। जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के फलस्वरूप उसके बाद वहां पर बुर्बो वंश की स्थापना के जगह पर बुर्बो वंश के स्थान पर ऑयलैंड्स, ठीक है ना, वंश को गद्दी सौंप दी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता का समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी नीतियां उदारवादी पक्ष तथा सैद्धांतिक गणतंत्र से निमित्त रही। वो पेरिस की जनता ने उसे चुना था। फ्रांस की या पेरिस की जनता ने ऑयलैंड्स को चुना था, इसलिए उसने क्या किया था, उसने जो वहाँ के नियम बनाए थे वो सैद्धांतिक गणतंत्र से नियमित था। वहाँ लोकतंत्र से संबंधित था, उसने अच्छे नियम बनाए थे। ठीक है। अब हम लोग बात फ्रांस की क्रांति की करते हैं कि फ्रांस की क्रांति एक बार और हुई थी। 1830 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या प्रभाव हुए थे। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1830 ईस्वी में उसके प्रभाव क्या हुए थे और उसके पहले क्या थी और क्रांति के बाद क्या प्रभाव वहाँ पर हुए थे। जैसे कि आप सभी लोग वहाँ समझ रहे हैं कि वहाँ पर जो फ्रांस में जो पहले जो लोग लोकतंत्र के समर्थक थे
वहाँ पर जब क्रांति हो जाती है तो इस प्रकार की क्रांति के बाद की यह सूचक थी कि वहाँ के कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। मतलब कि अब क्रांति के बाद जब वहाँ पर शासन शुरू हो गया था, किसका, ऑयलैंड्स का शासन शुरू हो गया था, जिसको 1830 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने उसको चुना था। ठीक है ना, फ्रांस की जनता ने वहाँ पर चुना हुआ था और यहाँ पर लुई फिलिप को जनता के समर्थन से वहाँ पर सत्ता प्राप्त हुआ था। लुई फिलिप को जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त हुआ था। तो वह जब शासन कर रहा था तो 1830 की क्रांति का अब उस समय क्या प्रभाव था वहाँ पर जो पहले राज सत्तावादी थे, जो राजतंत्र के समर्थक थे, उनका अब क्या हो रहा था, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। यह क्रांति यदि नहीं होती तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, ठीक है ना, जो लोकतंत्र के समर्थक थे, उनका शोषण होते रहता। ठीक है ना, और फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत थे उसको पुनः जीवित किया था और वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया था। इसका प्रभाव संपूर्ण रूप से यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार से हुआ, सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। अब देखिए, यह पहला ऐसा देश था जहां पर अब लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। ठीक है ना, और लोग जो जिसे चाहते थे उसे ही अपना राजा चुनने लगे थे, जिस कारण से क्या हुआ कि पूरे यूरोप में जितने भी देश थे, सभी देशों के अंदर अब एकीकरण होने लगा था, संवैधानिक सुधार होने लगे थे। जो वहाँ पर जो राजा के द्वारा जो गलत सलत या उल्टे पुल्टे जो नियम बनाए गए थे, उन सभी नियमों में अब सुधार होने लगा था। राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया था। सभी जगह राष्ट्रवाद मतलब देश प्रेम की भावना या राष्ट्रवाद की भावना अब जगने लगी थी। इस तरह से इटली, जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड, हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन खड़े हुए थे। अब यहाँ पर और वही जगह नहीं था, इसके बाद भी और सारी जगह थे जहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना के कारण यहाँ पर आंदोलन होने लगे थे। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगा था। यह लुई फिलिप वही है जिसको वहाँ की जनता ने क्या किया था, लुई फिलिप को वहाँ की जनता ने चुना था। ठीक है ना, फ्रांस की जनता ने चुना था। लेकिन लुई फिलिप पहले वहाँ पर जो लुई फिलिप जो शासक बना था, ठीक है ना, तो उसके द्वारा जो बनाए गए जो नियम थे वो तो अच्छे थे। ठीक है ना, लेकिन लोगों को इसमें भी अब सुधार चाहिए था। लेकिन यहाँ की जो लुई फिलिप जो राजा था, यह उस नियम में कमी करने की मतलब शक्ति में कमी करने की जिद पर अड़े हुए था और शक्ति बढ़ाया जा रहा था, ताकि वहाँ की जो लोग थे उनको अब फिर से दिक्कत होने लगी थी। ठीक है ना, लोगों की स्वतंत्रता अब कम होने लगी थी। इस कारण से लोगों ने फिर से फ्रांस में की जनता ने वहाँ पर आवाज़ उठाने लगे थे इसके खिलाफ, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और उस कारण से वहाँ पर फिर से एक बार और क्रांति होने लगी थी। अब दूसरी बार क्रांति होती है 1848 ईस्वी में। पहले तो फ्रांस में क्रांति हुई थी 1830 ईस्वी में, अब दूसरी बार क्रांति 1848 ईस्वी में फ्रांस में होने लगी थी। किसके खिलाफ में? लुई फिलिप के खिलाफ में। लुई फिलिप के खिलाफ में अब फिर से क्रांति क्यों हो रही थी कि लुई फिलिप के तो फ्रांस की जनता ने चुना था, लेकिन जब फ्रांस की जनता ने इसे चुना था तो वहाँ के उस समय के जो नियम थे, उस समय के जो कानून थे, उस समय के जो अधिकार थे जो लोगों को दिए गए थे, उस अधिकार में अब शक्ति बढ़ने लगी थी। ठीक है ना, जिस कारण से लोग अब क्या कर रहे थे, लोग लुई फिलिप को अब नापसंद करने लगे थे। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही, वो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, ठीक है ना, स्वर्णिम मध्यम नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। अब देखिए, लुई फिलिप तो ऐसे उदारवादी था, अच्छे दिल का था, नेक दिल का था। ठीक है ना, वह अपने विरोधियों को से लड़ना नहीं चाहता था। वो विरोधियों को मान मनौती या समझौते या मध्यम नीति से उन्हें मनाने का प्रयास करता था। ठीक है ना, लेकिन इस कारण से उसको 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। किसको बनाना पड़ा? गीजो को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। यह गीजो जो प्रधानमंत्री बन के आया
फ्रांस में, ठीक है ना, यह कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है ना। यह लुई फिलिप के, ठीक है ना, जो नेकदिल था, सच्चे दिल का था, इसके विचार का यह विरोधी था, ठीक है ना। यह किसी भी तरह से संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यह नहीं चाहता था कि विरोध मतलब कुछ सुधार हो। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया। लुई फिलिप धनिक लोगों के साथ, अमीर लोगों के साथ, पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और अल्पमत भी था। उसके पास किसी तरह के सुधारात्मक कार्य नहीं था और उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल नहीं हो सकी थी। अब कहें तो लुई फिलिप शायद एक तो ये अपने विरोधियों को से लड़ना नहीं चाहता था, विरोधियों से उलझना नहीं चाहता था और उनसे मान मनौती का कार्य करता था, लेकिन इसके पास कुछ अयोग्यताएं भी कह सकते हैं कि अयोग्यता थी, क्योंकि इसने विदेश नीति में किसी तरह की कोई सफलता इसको हासिल नहीं हुई थी और इस कारण से यह जो धनी वर्ग थे, पूंजीपति वर्ग थे, उन्हीं के साथ यह रहना ज़्यादा पसंद करता था ताकि इसके कार्यों में उनकी मदद मिल सके, ठीक है ना। सुधारवादी जो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस के थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए, परंतु लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं था, ठीक है ना, कि उसका राजा जो किसी तरह से देह निकाल के भागते रहे, फिरते रहे, ठीक है ना। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। तत्पश्चात नेशनल असेंबली में के घोषणा पत्र में घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार देने का प्रयास किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। अब यहाँ पर जब इसके ऊपर जब लोगों ने शिकंजा कसना शुरू किया, जगह जगह इसके ऊपर विरोध होने लगे, तो इसने लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया, ठीक है ना। लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसे जबरदस्ती गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया और यह गद्दी छोड़ के चला गया। और उसी समय नेशनल असेंबली, वहाँ की एक संस्था कह सकते हैं, इन्होंने क्या किया कि गणतंत्र की घोषणा करते हुए, अपने आप को गणतंत्र करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को मताधिकार करने का प्रयास, मताधिकार प्रदान करने का तथा काम की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता, यहाँ पर लामिटन एवं सुधारवादियों का नेता लुई बुलाव था। यहाँ पर पूछा जाता है कि इसका नेता कौन था और शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। यहाँ पर दो नेता थे, लामिटन सुधारवादियों का नेता लुई बुलाव था, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत जल्द दोनों के अंदर मतभेद आरंभ हो गया और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया था। और इसी समय में नेपोलियन क्या बना था, फ्रांस का सम्राट बना था। यह कब बना था, 1848 ईस्वी के आसपास में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। और इस क्रांति न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का नहीं अंत किया, बल्कि इटली, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड में भी क्रांति, ये सभी देश भी इस क्रांति से क्या हुए, ये सभी देश भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है ना। अब तो फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। उसके बाद से इटली और जर्मनी, जो उसके पड़ोसी देश थे, यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा और यहाँ पर भी लोगों के अंदर जो असंतोष था उसका फायदा उठाया और वहाँ के लोगों ने राष्ट्रीय एकीकरण द्वारा राष्ट्रों की एकता का निर्माण किया। और उसके बाद ये लोग भी संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर अपने मांग को रखने लगे कि अब हमें भी लोकतंत्र की जितने भी अधिकार है वे सारे अधिकार अब हमें मिलने चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने फ्रांस में क्रांति किस तरह से हुई और वहाँ के लोगों के अंदर किस तरह से देश प्रेम की भावना जागी। वे लोग किस तरह से अपने पूरे देश के लोग एकजुट होने लगे, उनका मत एकजुट होने लगा और किस तरह से वहाँ के राजा
जो थे राजा को वहां से खदेड़ने का, पोलिगनी को वहां से हटाने का कार्य किस तरह से किया, ठीक है ना, और किस तरह से नेपोलियन वहां का फ्रांस का फिर से सम्राट बना था, ठीक है ना। अब यहाँ पर इटली और जर्मनी में भी यहाँ पर क्या हुआ, जन असंतोष हुआ और यहाँ पर भी संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर अब आधारित होने लगा था, ठीक है ना। और इसके मांग यहाँ पर बनने लगे थे कि यहाँ पर भी संवैधानिक लोकतंत्र की अब स्थापना की जाए। कहाँ, इटली और जर्मनी में, जो कहाँ के देश थे, इटली और जर्मनी यूरोपीय देश थे, ठीक है। इटली का एकीकरण, अब अगला टॉपिक है इटली का एकीकरण, मतलब इटली के जो लोग थे वे लोग किस तरह से एकजुट होने लगे, इसके बारे में भी हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे। 19वीं शताब्दी का समय था जब आरंभ में मात्र भौगोलिक व्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण यहाँ अलगाव की भावना थी और इटली एक राष्ट्र के रूप में अभी नहीं था। तो इटली क्या था, इटली छोटे छोटे, ठीक है ना, राज्य के रूप में वहां पर था। जैसे कि अभी भारत है, इंडिया कई छोटे छोटे राज्य के रूप में नहीं है बटा हुआ, तो वहां पर भी इस तरह से बटा हुआ था, लेकिन सभी लोगों के अंदर पूरे एक देश प्रेम की भावना नहीं थी, जो कि अब जग रही थी। स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा अन्य समस्याएं थी। इटली जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप नहीं था। अब इटली में बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली में कई देश यहाँ पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ठीक है ना। अतः एकीकरण में इसका विरोध असंभवी था। इधर राजधानी में रोम में भी पोप का प्रभाव था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण एवं स्वयं नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण न हो कि शासकों के नेतृत्व में हो, और इसके अलावा आर्थिक, प्रशासनिक और विसंगतियां भी इसमें मौजूद थी। अब हम बात जब इटली के करते हैं तो इटली के एकीकरण में बहुत सारी समस्याएं थी। एक तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब कई विदेशी शक्तियां, जैसे कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे विदेशी शक्तियों का इस पर प्रभाव था, ठीक है ना। वे लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इस देश के सभी लोग एकजुट हो सके और यहाँ पर उस तरह की देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। दूसरी तरफ यहाँ पर पोप का शासन था, ठीक है ना, रोम में भी पोप का शासन था और पोप भी नहीं चाहते थे। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। अब जो पोप थे, पोप चाहते थे कि यहाँ पर शासन हो, लेकिन यहाँ धर्म के अनुसार से हो, कि हमारे धर्म के मानने वाले एकजुट हो, ठीक है ना, सभी लोग हमारे धर्मों को माने और यहाँ पर उसकी उस तरह से शासन हो, ठीक है ना। इसके अलावा अनेक आर्थिक शक्तियाँ और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी इसमें मौजूद थी। इसके अलावा कई सारे इसमें शक्तियाँ शामिल थे, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, ठीक है ना। सभी मतलब ये सारी समस्याएं तो थी, लेकिन तब भी इटली के लोगों में देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास अब हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। सभी लोग फ्रांस की में जो हुई थी लोकतंत्र जो हुआ था, इन बातों को समझ रहे थे और इसका प्रभाव उन पर पड़ रहा था। सैन्य अभियानों ने इटली के नव जागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिए, ठीक है ना। जब सैन्य अभियान यहाँ पर हुआ तो उसका प्रभाव भी यहाँ पर पड़ने लगा था। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन 3 गणराज्यों में गठित किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया और उसके नेपोलियन ने क्या किया था, इटली को जीत लिया और उसके बाद इटली को उसने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है ना। इसी समय में जब देश प्रेम की भावना जब इटली के अंदर जग रही थी, उसी समय ने नेपोलियन ने क्या किया, इन पर आक्रमण किया और इटली को जीत लिया। पहले इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, लेकिन जब इसने जीत लिया तो उसने इसे 3 गणराज्यों में बांट दिया इटली को, नेपोलियन ने। एक तो साइप्रस गणराज्य, दूसरा लिंगुलियन और तीसरा ट्रांसपोर्डेन, 3 भाग में बांट दिए। अतः उसे यातायात व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त कर दिया, संपूर्ण क्षेत्र को शासन के अधीन लाया और इन्हीं कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हो गया। अब यहाँ पर पूरा मतलब
जो यातायात के शासन थे वो पूरा कंप्लीट कर दिया, सारे चीज सही कर दिया, लोग एक दूसरे से अब तेजी से जुड़ने लगे थे। लेकिन एक समय आया 1814 ईस्वी में जब नेपोलियन का पतन हो गया, ठीक है ना। इसके पश्चात वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में इटली को पुराने रूप में लाने के लिए के उद्देश्य से दो गणराज्य पिगमाउंट और सर्डिनिया के एकीकरण कर दिया गया और इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। अब इसके बाद जैसे ही नेपोलियन का अंत हुआ, उसके बाद से यहाँ पर जो वियना जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, इस समय क्या किया गया कि 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन करके इटली में एक सम्मेलन किया गया, जिसका एक ही उद्देश्य था कि पुरानी जो व्यवस्था थी, ठीक है ना, उसको फिर से किस तरह से लाया जाए और पुरातन व्यवस्था को लाने के लिए पुरानी व्यवस्था को पुरानी व्यवस्था को लाने के लिए, इटली को पुराने रूप में लाने के लिए, ठीक है ना, वियना कांग्रेस की स्थापना की गई। और इस समय इटली के दो राज्य पिगमाउंट और सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया, दोनों को एक में मिला दिया गया और इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा भी तय होने लगी। लगभग पूरा इटली अब एक राष्ट्र के रूप में बनने शुरू हो गया, क्योंकि जब नेपोलियन आया था तो नेपोलियन ने इटली को 3 भागों में बांट दिया था, साइप्रस गणराज्य, लिंगपुल और ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब 1815 ईस्वी में जब वियना कांग्रेस हुआ तो वियना कांग्रेस के बाद इटली को अब मात्र 2 भागों में, ठीक है ना, 2 भाग समझे तो 1 भाग में अब होना शुरू हो गया, क्योंकि सर्डिनिया और पिगमाउंट दोनों एक साथ मिल गए और उसके बाद से जो छोटे प्रदेश बच गए थे वे भी अब एक साथ मिलने लगे धीरे धीरे। इटली में 1820 ईस्वी में कुछ ही राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे, ठीक है ना, नागरिक आंदोलन होने लगे थे। एक गुप्त कार्बोनरी गठन, एक गुप्त दल था उस समय भी एक यहाँ पर गुप्त दल था का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य छापामार युद्ध द्वारा गणतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था, ठीक है ना। यहाँ पर एक गुट बनाया गया जिसका एक ही उद्देश्य था कि वैसे जगहों पर जहाँ इनको संदेह होता था, ठीक है ना, वहाँ पर वे लोग छापा मारते थे, रात को धावा बोलते थे या दिन को, और वहाँ पर राजतंत्र को नष्ट कर, जो राजतंत्र था उसको नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना, मतलब इनका उद्देश्य था कि जहाँ राजतंत्र के लिए लोग मतलब अपना प्रयास कर रहे थे, उनको किसी तरह से उनके गुट को तोड़ना, इनका क्या था, लक्ष्य था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ, यहाँ के जो क्रांतिकारी कह सकते हैं, देशभक्त कह सकते हैं, ठीक है ना, जोसेफ मेजनी का संबंध था। इसके कार्बोनरी जो सेना थी, ठीक है ना, इनका संबंध किससे था, जोसेफ मेजनी से था। जोसेफ मेजनी क्या करते थे, इनकी जो सेना थी कार्बोनरी, ये क्या करते थे, जो राजतंत्र को फिर से लाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उन पर ये छापा मारते थे और उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली को अछूता नहीं रहा, इटली पर भी अछूता नहीं रहा, उसका भी प्रभाव पड़ा। यहाँ के नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने भी नागरिक आंदोलन थे उसका उपयोग करते हुए उत्तरी मध्य इटली का एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया और मेजनी इटली से पलायन करके भागना पड़ा। मेजनी क्या कर रहा था, मेजनी जो कार्बोनरी सेना का संस्थापक था, ठीक है ना, ये क्या करता था, छोटे छोटे जहाँ पर राजतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे उनको यह दबाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है ना। तभी यहाँ पर 1830 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका भी हवा यहाँ पर लगने लगा था और उसी की मदद लेकर के यहाँ पर भी इसने लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ का ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक ने इसकी नागरिक आंदोलन को दबा दिया था। इसने ये जो आंदोलन कर रहा था उसको इसने दबा दिया था, जिस कारण से मेजनी को अब क्या करना पड़ा, मेजनी को वहां से पलायन करके भागना पड़ा था। अब मेजनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेजनी कौन था, ठीक है ना। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था। एक नए इटली की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने 1831 ईस्वी में किया था।